इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बंगाल के एक ऑडियो टेप से इस वक्त सियासी हड़कंप मचा हुआ है। ऑडियो बम में कोल स्कैम को लेकर बेहद सनसनीखेज दावे हैं। सवाल सीधे ममता और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी पर है, इसलिए बीजेपी पूरे एक्शन मोड में है। अब से थोड़ी देर पहले कभी ममता के साथी रहे शुभेंदु अधिकारी और दिनेश त्रिवेदी ने ममता पर जबरदस्त हमला कर दिया। ऑडियो टेप पर शुभेंदु ने बड़ा दावा किया है और कहा इस स्कैम में सीधे सीधे ममता बनर्जी शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस ऑडियो में कोल स्कैम के जरिए अभिषेक बैनर्जी तक 35 करोड़ पहुंचाने की बात कह रहे थे, लेकिन शुभेंदु के मुताबिक ममता के भतीजे तक 900 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी। उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बगड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ, उसमें इस जो बिग करप्शन है, ये पूरा बंगाल की और इंडिया के सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भतीजा का पास चला गया। ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया और 14 साल 2014 जब भतीजा ने एमपी बना दिया, उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। पश्चिम बंगाल को जनता अगले 6 चरण का चुनाव में उसको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस करप्शन को, इस बंगाल को खोखला करने का जो प्रक्रिया चल रहा है, उसको सपोर्ट करे। शुभेंदु के बाद दिनेश त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और ममता पर तगड़ा प्रहार किया। दिनेश त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि इस स्कैम की जानकारी ममता बनर्जी को नहीं थी। दिनेश त्रिवेदी के मुताबिक ममता की आंखों के सामने ये सारा कोल स्कैम का काला खेल चलता रहा और वो धृतराष्ट्र की तरह देखती रही। ये वो खेल है जो बंगाल में बच्चे बच्चे को पता है। यहाँ बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में। जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए, मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है। और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम, और मैं यदि ये कहूं कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहां लूटा जा रहा है किसका पैसा? आपका, हमारा, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। बच्चा बच्चा ये जानता है तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। अब हम आपको वो सनसनीखेज ऑडियो टेप सुनाते हैं जिसे बंग युद्ध में हड़कंप मच गया है। टेप में कोल तस्करी केस के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक शख्स के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक पैसे पहुंचाने का दावा है। इसको अच्छा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फिक्स इनकम आ रहा है हर महीने। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 35 लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 बिल्कुल लग रहा है, उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो जाता वो महीने में वो खर्च यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सारा पैसा लास्ट 2.5-3 साल से 3 साल से अशोक मिश्रा है। 3-4 साल हो गए।
तो वो वही पोस्टेड है, 3 साल से वही पोस्ट। पहले विष्णुपुर में था। अच्छा, डायमंड हार्बर अभिषेक का कंस्टिट्यूंसी। हाँ। अभी 2 साल से इधर है, 1.5 साल में 2 साल से इधर बोल के गया। हाँ, हमको बिलिंग में दिक्कत हो रहा है, इतना दूर से लोग को बुलाने में, फोन पर नहीं बात करना। हाँ, तो वही नजदीक में पोस्टिंग कर दीजिए, सबको वहाँ बुला के डील कर ले। अच्छा, किसको? विनय को बोला? हाँ, विनय को बोला तो विनय अभिषेक तो किसी से बात नहीं करता था। हाँ। गणेश बागड़िया के साथ इस बातचीत में ममता का भी जिक्र है। टेप में पहला शख्स ममता बनर्जी को लेकर सवाल करता है, जवाब में दूसरा शख्स यानी कि गणेश बागड़िया कहता है मैडम ना धृतराष्ट्र हो गई हैं, इसलिए तो अभिषेक बनर्जी की वजह से बड़े बड़े नेता साथ छोड़कर चले गए। टेप में कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी से कोई खुश नहीं है, सीनियर लीडर की इज्जत नहीं है। मैडम तो ना धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र, बस मैडम धृतराष्ट्र हो गई। तो उन तक भी तो इन्फॉर्मेशन जाता होगा ना। धृतराष्ट्र बन गया, देखना बच्चा काम नहीं करने देते हो तो वैसा, इसलिए तो सब अच्छे सीनियर छोड़ के गए हमें। हाँ। ड्यू टू अभिषेक, चाहे मुकुल राय बोलिए, सब्यसाची दत्ता बोलिए, शोभन चटर्जी बोलिए, फिर आप ये अधिकारी सब और भी जाने के लिए तैयार है। हाँ। कोई खुश नहीं है इससे। हाँ, हाँ। पॉलिटिक्स में जो इतना ग्राउंड से लोग तैयार किया है टीएमसी पर, उसके बाद एक सीनियर लीडर की रिस्पेक्ट नहीं है, तो कौन रहेगा सर? मैडम तो ना धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र, बस मैडम धृतराष्ट्र हो गई। इस टेप में साफ साफ कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर कोई भी काम कराना है तो सिंडिकेट के जरिए ही होगा। इसी सिंडिकेट के जरिए कट मनी ली जाती है। कोई भी काम हो तो बिना सिंडिकेट के पास जाए पूरा नहीं होगा। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का पेट बर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर, जो राजारहाट एरिया, न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा। जिसको भी बालू, पत्थर, ब्रिक्स, बड़े जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे। तो वही सिंडिकेट फेमस नाम हो गया। तो उसका फिर कट कहाँ जाता है? जैसे कि जो भी कलेक्शन होती होगी तो कट कहाँ जाता है? लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी चीज की रेट 100 रुपए, तो सिंडिकेट वाले लेते हैं 120 रुपया, इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, मेजरमेंट में भूल। तो ऐसे करते हैं, सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया सिंडिकेट का लीडर सब्यसाची दत्ता। अच्छा। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुगली से ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला और चैलेंज भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के गुंडों जैसी दुर्गति पश्चिम बंगाल के गुंडों की होगी। बीजेपी की सरकार बनने के बाद यूपी के मॉडल पर गुंडों का एनकाउंटर होगा। योगी ने कहा कि 28 दिन बाद टीएमसी के गुंडे अपनी जगह पहुंचा दिए जाएंगे। मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे ही गुंडागिर्दी आज से 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग करते थे, लेकिन आज उन गुंडों का पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। गुंडे कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी गुंडागिर्दी नहीं चलने वाली है। 2 मई को जैसे ही काउंटिंग होगी, चुन चुन करके टीएमसी के गुंडों को जो अराजकता फैला रहे हैं, निर्दोष कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 130 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और इन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागिर्दी करना भूल जाएंगी। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर को भी लेकर ममता बनर्जी पर तंज कसा। कहा कि मंदिर अयोध्या में बन रहा है लेकिन दर्द दीदी को बंगाल में हो रहा है।
हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है, लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल में हो रहा है। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग के एक लेटर बम से भी नया ट्विस्ट आ गया है। सवाल उठा 1 अप्रैल को वोटिंग के दौरान नंदीग्राम में हिंसा और पोलिंग एजेंट को रोके जाने में ममता के दावे में कितना दम था। आज चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के एक आरोप का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया। ममता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग के अधिकारी उनके पोलिंग एजेंट को बूथ में घुसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चुनाव आयोग के मुताबिक टीएमसी का पोलिंग एजेंट बूथ पर आया ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग के अधिकारी उसे बार बार फोन करते रहे, बुलाते रहे, लेकिन पोलिंग एजेंट ने आने से इनकार कर दिया। जब ममता बनर्जी उस पोलिंग बूथ पर आई तब भी पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद नहीं था। हमारे पास चुनाव आयोग की वो चिट्ठी भी मौजूद है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। अब हम चुनाव आयोग का जवाब एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाते हैं, जिसमें पूरी टाइमलाइन है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 अप्रैल सुबह 5:30 बजे नंदीग्राम को पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर यह चुनाव करवाना था और इस दौरान मॉक ड्रिल भी होनी थी और मॉक पोल होना था। सुबह 7 बजे 3 पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। सुबह 7:40 पर सेक्टर ऑफिस को टीएमसी के पोलिंग एजेंट के रोके जाने की शिकायत मिली। ऐसे में सुबह 8 बजे जब सेक्टर ऑफिसर पहुंचे तो पोलिंग स्टेशन पर सब कुछ सामान्य था। सुबह 8 बजे सेक्टर ऑफिस ने पोलिंग एजेंट को फोन करके बूथ पर बुलाया, सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, लेकिन सेक्टर ऑफिस के फोन के बाद भी पोलिंग एजेंट नहीं आया और इतना ही नहीं बल्कि उसने आने से भी साफ इनकार कर दिया। सुबह 9 बजे हालात की जानकारी के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कॉल किया गया, जिन्होंने बताया कि पोलिंग स्टेशन पर सब कुछ सामान्य है और फिर 9:33 पर आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी को बूथ पर जाने के लिए कहा गया। 10:19 का वो वक्त था जब ब्लॉक कंट्रोल रूम से कॉल आया कि पोलिंग स्टेशन पर सब कुछ ठीक है। सुबह 11:06 पर सेक्टर ऑफिस के पास भी एसपी ईस्ट मिदनापुर को बताया गया कि ये सब कुछ नॉर्मल है, जिसके बाद जब सब कुछ एबनॉर्मल होने लगा वो समय था 1:45 का जब ममता बनर्जी पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर पहुंची और इसी दौरान बीजेपी के और टीएमसी के कार्यकर्ता जो पोलिंग बूथ के बाहर थे उनके बीच में तनाव होना शुरू हो गया और फिर दोपहर 2:55 पर ऑब्जर्वर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। तब मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थी। ममता ने भी पोलिंग एजेंट को रोकने का आरोप लगाया, लेकिन उन्हें बताया गया कि पोलिंग एजेंट दरअसल बूथ पर आया ही नहीं। दोपहर 3:35 पर आईपीएस नागेंद्र त्रिपाठी मुख्यमंत्री को सुरक्षा के बीच साथ में ले गए और फिर ममता के सपोर्टर भी वहां से लौट गए। चुनाव आयोग ने ममता को जो जवाब दिया उसमें यह भी बताया है कि कैसे ममता के आने के बाद नंदीग्राम के पोलिंग स्टेशन नंबर 7 पर तनाव बढ़ा और जो पोलिंग सही तरीके से चल रही थी उसमें डाउनफॉल आ गया। चुनाव आयोग के मुताबिक सुबह 9 बजे तक 13% वोटिंग हुई और यह आंकड़ा दोपहर 1 बजे तक बढ़कर 24% हो गया था, लेकिन दोपहर 1:45 से जब वहां ममता बनर्जी आ गई, बीजेपी टीएमसी के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया तो वोटिंग प्रतिशत गिरने लगा। दोपहर 3 बजे अगले 2 घंटे में सिर्फ 9% वोट ही पड़ पाए। अगले 2 घंटे में केवल 8% वोट पड़े, जबकि आखिर के 2 घंटे की बात की जाए तो केवल 2% मतदान हुआ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।